प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत 25 ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का स्टडी करेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, डीईओ, एलडीसी, मल्टीटास्किंग, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, रेलवे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, स्टेट पुलिस में बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, सी सेट, बीपीएससी, बिहार एसएससी, सी टेट, स्टेट इत्यादि में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और इस भौतिक विज्ञान के 25 क्वेश्चन वाले श्रृंखला का तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन, या कह सकते हैं कि इस श्रृंखला का जो है 51वां क्वेश्चन, जो कि है मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, मिट्टी के घड़े की ऊष्माधारिता यानी हीट कैपेसिटी अधिक होती है, और ऑप्शन बी है मिट्टी का घड़ा ऊष्मा का अच्छा विकिरक है, और ऑप्शन सी है घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित होता है। ऑप्शन डी है घड़ा जल की ऊष्मा को अपने में सोख लेता है। तो इसमें जो है आपको 4 ऑप्शन जो दिए हैं, उसमें सबसे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि घड़े में जो छिद्र होते हैं, पुर होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन यानी घड़ा जो है, इसमें जो छिद्र होता है उससे क्या होता है कि जल बाहर निकलता है और वाष्पित होता है, और कुछ ऊष्मा जो है अंदर से ले लेता है, जिसको वजह से कि घड़ा में जो पानी भरा होता है वो ठंडा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर था। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, जो कि है 52वां नंबर क्वेश्चन। ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है क्योंकि पंखा हमें ठंडी हवा प्रदान करता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने के वाष्पन में वृद्धि कर देता है, और ऑप्शन सी है संवहन धारा उत्पन्न करता है, और ऑप्शन डी है हवा उत्पन्न करता है जो हमारे शरीर की ऊष्मा को हमसे दूर ले जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि गर्मी के दिनों में बिजली के पंखे के नीचे जब हम बैठते हैं तो हमें जो है अच्छा महसूस होता है, महसूस होता है, क्योंकि हमारे चारों ओर जो है पंखा क्या करता है कि हवा में गति ला देता है, जिसकी वजह से कि हमारे शरीर के ऊपर जो पसीने होते हैं वो वाष्पित होकर के कुछ हमारे शरीर के हीट को जो है कम कर देते हैं, यानी कि जो है हमारे शरीर के हीट को लेकर के वो बाहर निकल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही था। अगला देखते हैं हम लोग 53वां नंबर क्वेश्चन, जो कि है हमारे अधिकतम हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का, ऑप्शन ए, तापमान अधिक हो और वह शुष्क हो, और ऑप्शन नंबर बी है तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो, और ऑप्शन नंबर सी है तापमान कम हो वह वह आर्द्र हो, और ऑप्शन डी है तापमान कम हो और वह शुष्क हो। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा पसीना तब तो आएगा ना जब आपका तापमान अधिक होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी और डी तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरी बात ये देखिए कि देखिए हवा में जो है पानी का मात्रा जो है नहीं रहता है, यानी कि शुष्क हो, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका पसीना कम आता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है, कि जब तापमान अधिक हो और आर्द्रता का मात्रा भी अगर अधिक हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पसीना ज्यादा आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है क्योंकि सतह का जल वाष्पित होता है और परिणाम स्वरूप ठंडा हो जाता है, और ऑप्शन बी है जल की सतह द्वारा अवशोषित ऊष्मा तल की ओर संचारित हो जाती है, और ऑप्शन सी है तली का जल ठंडा होता है और संवहन धाराओं से ऊपर आ जाता हो, और ऑप्शन डी है उपरोक्त जैसा कोई कारण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कि तालाब में जो है ऊपरी सतह पर का जो जल होता है वो गर्मी के दिनों में भी ठंडा हो जाता है या ठंडा रहता है, क्योंकि सतह का जो जल होता है वो वाष्पित होता है, और जब ये वाष्पित होता है तो क्या करता है कि अपने से नीचे का जो जल होता है ना, उसका भी जो है उष्मा अवशोषित करके, और तब जो है ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये वाष्पित होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो नीचे के जो पानी होते हैं, सतह पर के जो पानी होते हैं वो ठंडा हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं, जो कि है वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप, ऑप्शन ए
पर निर्भर नहीं होती, ऑप्शन बी में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है और ऑप्शन डी है में वृद्धि के साथ कम हो जाती है और ऑप्शन डी है में वृद्धि के साथ घटती या घटती बढ़ती रहती है। तो देखिए वायुमंडल के द्वारा जो ग्रहित जल वाष्प होता है उसका मात्रा जो है वायु के टेम्परेचर पर निर्भर करता है और जैसे-जैसे वायु का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे-वैसे जो है ग्रहित जल वाष्प का भी मात्रा बढ़ता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा कि में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है। अब देखेंगे हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन, तो 56 नंबर क्वेश्चन है, आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आर्द्रता मापी इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो है आपका आर्द्रता का मतलब कि मापन करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, अपेक्षिक आर्द्रता का मापन करता है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, जल का क्वथनांक होता है या है? तो ऑप्शन ए है सदैव ही 100 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन बी है वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है और ऑप्शन सी है जिस बर्तन में जल भरा होता है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है और ऑप्शन डी है अपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो ये जो है वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। जैसा कि आप लोगों ने जो है छोटे-छोटे क्लासों में पढ़ा होगा कि जो है जब हम लोग पर्वतों पर चढ़ते हैं तो पर्वतीय जो भी इलाके होते हैं ना वहाँ पे क्या होता है कि ऊपर जैसे मान लें कि यहाँ पे ये पर्वत शिखर हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे चढ़ा हुआ है, यहाँ पे अगर भोजन पकाने का प्रयास करेगा तो यहाँ पर जो इसको ज़्यादा समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो है आपका ये जो आपका जल का जो क्वथनांक होता है, वहाँ पर जो है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इसी की वजह से जो है यहाँ पे जो है भोजन पकाने में हमें दिक्कतें आ जाती है। यानी कि जो है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर जो जल का क्वथनांक होता है वो आपका ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से कि हमें दिक्कतें होती हैं। सॉरी, यहाँ पर जो है मेरे मुँह से जो है उल्टा शब्द निकल गया। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये था कि नीचे का जो है जैसे मान लीजिए समुद्र तल हो गया, तो समुद्र तल पे क्या होता है कि यहाँ पर जो है जल का जो क्वथनांक होता है, ये आपका ज़्यादा हाई होता है और जैसे-जैसे ऊपर जाते हैं वैसे-वैसे ये घट जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब जैसे चावल के पकने का ही बात कर लें, तो वो तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपका पकता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग जो है हिमालय पे या फिर जो है किसी भी पर्वत पे चढ़ के वहाँ पे जो है भोजन पकाते हैं, तो वहाँ पर जल का क्वथनांक 70 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम हो जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि भोजन को पकने में देरी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, अगर ये बढ़ेगा, तो इसके साथ-साथ क्या होगा कि जल का जो क्वथनांक होता है, वो भी आपका बढ़ेगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका घटता है, वायुमंडलीय दाब घटता है, तो फिर ये जो जल का क्वथनांक है, ये भी आपका घट जाएगा। तो जैसे-जैसे हम ऊपर जाएँगे, वैसे-वैसे क्या होगा, वायु का जो प्रेशर है, मतलब वायुमंडलीय जो दाब है, ये आपका घटेगा। जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे, वैसे-वैसे तो इसीलिए क्या होगा कि जल का क्वथनांक भी ऊपर जाने पर घटता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है आपको तो पता ही है, ऑप्शन नंबर बी था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो कि है निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा सीधे प्राप्त होती है? तो सूर्य से जो है हमें ऊर्जा सीधे प्राप्त होता है। अंतरिक्ष से तो हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। समुद्र से जो है ऊर्जा प्राप्त होता है, बट वो इनडायरेक्टली है। सूर्य का ही ऊर्जा जो है समुद्र में है जो कि हमें प्राप्त होता है और सूर्य का ही ऊर्जा जो है वायुमंडल में होता है जो कि हमें प्राप्त होता है। तो ये आपका जो है दोनों इनडायरेक्टली हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों में इस प्रकार भिन्न है कि प्रकाश की तरंगें विद्युत चुम्बकीय हैं किंतु ध्वनि तरंगे नहीं। तो ये पहला ही ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा क्योंकि देखिए प्रकाश का जो तरंग होता है ना, ये आपका जो है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, जबकि ध्वनि का जो तरंग होता है वो विद्युत चुम्बकीय नहीं होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन या 60 नंबर क्वेश्चन जो कि है निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ सबसे लंबी होती है। यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पे ना आपको 4 प्रकार के जो हैं प्रकाश की किरणें दी हुई होंगी, ठीक है ना? दिया हुआ है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन-सा यहाँ पे ऐसा प्रकाश का जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जिसका तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए है पराबैंगनी किरण, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश किरण और ऑप्शन नंबर डी है गामा किरण और ऑप्शन नंबर सी था गामा किरण और ऑप्शन नंबर डी है इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरणें। तो एक-एक करके इन तीनों को पहले मैं जो है वेवलेंथ बता देता हूँ कितना-कितना होता है और इसके बाद से जो है हम लोग इसका
आंसर करेंगे कौन-सा होगा। वैसे तो अगर आंसर करो तो ये इंफ्रारेड होता है, चलिए मैं आंसर तो बता ही दिया, अब कितना होता है ये भी जान लीजिएगा। देखिए इसका जो सबसे ज़्यादा होता है, इसका जो है ना आपका 7 पॉइंट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जो है 7.8 इंटू 10 टू द पावर -7 से लेकर के, ठीक है ना? ये होता है ये मतलब मीटर में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ये 7.8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर से लेकर के ये जो है आपका 10 का पावर -3 मीटर तक होता है। तो ये सबसे ज़्यादा हो गया -3, 10 का पावर -3 बहुत ही बड़ा हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरा पराबैंगनी का, तो पराबैंगनी देखिए क्या हो जाता है, पराबैंगनी का जो होता है ना, ये आपका 10 टू द पावर -8 मीटर से लेकर के, ठीक है ना? 1 सेकंड, यहाँ पे तीर का चिन्ह दे देते हैं। इतना मीटर हो गया, इससे लेकर के जो है ये 10 टू द पावर -7 मीटर तक होता है। तो आपने क्या देखा? यहाँ पर का जो सबसे छोटा वाला है ना, मतलब इंफ्रारेड में का सबसे जो छोटा वाला वेवलेंथ है, ये जो है आपका पराबैंगनी का सबसे बड़ा वाला हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गामा रे का। चूँकि मैं आपको लाइन से बता रहा हूँ इसीलिए जो है ऊपर-नीचे करके मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, ये जो होता है गामा रे, इसका होता है आपका 10 का पावर लगभग-लगभग जो है आपका -14 मीटर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -14 मीटर से लेकर के, और ये होता है आपका 10 का पावर -10 मीटर। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये जो है आपका मिडिल में है दोनों के। और प्रकाश जो किरणें होती हैं, तो यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पे सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों देख लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो है प्रकाश की किरणों की अगर जो हम लोग बात करेंगे ना, तो ये करीबन-करीबन जो है ना, इसका भी एक एवरेज मैं बता ही दे रहा हूँ। चलिए लिख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। ये आपका 3900 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम आप लोग को जानते हो 10 टू द पावर 10 हो जाता है, -10 हो जाता है, ठीक है ना? तो ये एंगस्ट्रॉम हो जाता है 3900 से लेकर के आपका जो 7800, जो कि यहाँ पे आपने नीचे देखा हुआ है 7800 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया आपका 7800 एंगस्ट्रॉम। इसके बीच में होता है प्रकाश का जो भी किरण होगा, चाहे वो जिस भी प्रकार का होगा। इसमें सबसे जो बड़ा वेवलेंथ है ना, देखिए आप लोग क्या कीजिए, माइनस में आप लोग जानते हैं ना कौन सा सबसे बड़ा है, -8 आपका छोटा है, -7 ये भी छोटा ही है, यहाँ पे -14 सबसे छोटा हो गया, और सबसे इसके बाद जो है आपका -10 ये सबसे, तो गामा रे जो है ना, इसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है, और पैराबैंगनिक उससे बड़ा हो जाएगा, और सबसे बड़ा हो जाएगा आपका -3 वाला, यानी कि जो है आपका इंफ्रारेड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर था। अगला देख लेते हैं हम लोग, जो कि है अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है समताप मंडल, और ऑप्शन नंबर बी है आपका क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर डी है आयन मंडल, और ऑप्शन नंबर डी है क्षोभ मंडल। यहाँ पे क्षोभ सीमा था, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में क्षोभ सीमा था। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन में इंग्लिश में बता दूँ, स्ट्रेटोस्फियर होता है, यहाँ पे जो है ट्रोपोपॉज़ है, और ऑप्शन नंबर सी है आयनोस्फियर, और ऑप्शन नंबर डी है ट्रोपोस्फियर। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, आयनोस्फियर। यहाँ पे जो है, यहाँ से क्या होता है कि ये रिटर्न करता है, जो भी हम लोग रेडियो तरंगों को ऊपर भेजते हैं, वो क्या होता है कि हमारा जो आयनोस्फीयर है उससे रिटर्न आ जाता है, और जिससे कि हम लोग टीवी देख पाते हैं या फिर जो है रेडियो सुन पाते हैं। ये सब जो भी जो दूर सिग्नल को हम लोग भेजते हैं ना, चाहे मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, जो कुछ भी चीज़ें हैं, तो ये सब जो है रेडियो तरंगे जो होती हैं, या जो भी सिग्नल हम लोग जो है आकाश में भेजते हैं, वो वापस रिटर्न करता है आयनोस्फीयर से। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है रात्रि में बाहरी शोर बहुत सॉरी रात्रि में रेडियो रिसेप्शन में कुछ सुधार क्यों हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है रात्रि में बाहरी शोर बहुत कम हो जाता है। दिन की अपेक्षा रात्रि में कुछ ही रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट करते हैं, और ऑप्शन नंबर सी है दिन के समय सूर्य का प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक प्रभावित करता है। यही आपका जो है सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते, क्योंकि सिग्नलों की तीव्रता कम हो जाती है, एंटीना की सामर्थ्य कम हो जाती है, और ऑप्शन सी है वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते। ये जो कि सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, कि वायु का जो सॉरी पृथ्वी का जो वक्रता है ना, इसके कारण क्या होता है कि सिग्नल जो है वहां तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से कि एक निश्चित दूरी के आगे जो है टेलीविजन का सिग्नल जो है नॉर्मली नहीं प्राप्त हो पाता है।
अगला क्वेश्चन है रडार से। तो रडार का जो प्रयोग है, ये रिसीवर में सिग्नल प्राप्त करने के लिए किया जाता है या फिर ग्रह की गति का अध्ययन करने हेतु किया जाता है या फिर वायुयान जैसी वस्तुओं के पहचान और स्थिति के निर्धारण करने हेतु किया जाता है या फिर सूर्य के धब्बों के अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है कि वायुयान का जो है स्थिति कहाँ पर है, उसका पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 2 बातें और याद रख लीजिए कि ये जो आपका रडार है ना, जिसका कि फुल फॉर्म मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। रडार का जो है अगर बात करेंगे, ये आपका जो है RADA, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं हम लोग RADAR। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ठीक है ना? तो रडार को जो हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रेडियो, हालांकि दिक्कत तो होता है माउस से, क्योंकि मेरे पास अच्छा भी सिस्टम नहीं है। तो रेडियो डिटेक्शन, ये हो गया आपका जो है डिटेक्शन, ठीक है, एंड रेंडिंग रेंजिंग सॉरी, RANGING, ठीक है। तो ये मैंने बोल भी दिया, आप लोग लिख सकते हो खुद से भी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है इसका पूरा नाम हो जाता है। और इसका आविष्कार अगर पूछा जाए कि किसने किया था, तो इसका आविष्कार जो है रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रॉबर्ट रॉबर्ट वाटसन। वाटसन आप लोग जानते भी हैं, क्रिकेट एक क्रिकेटर भी हैं। सॉरी, यहाँ पे जो है कुछ गलती हो गया। अच्छा ठीक है, इसको मैं सुधार देता हूँ। ये हो गया आपका जो है, ठीक है, और ये हो गया ना वाटसन, और ये हो गया वाट। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि इसका जो है आविष्कार किसने किया था, तो रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे 65वां क्वेश्चन। 65वां क्वेश्चन है कि बंद कमरे की खिड़की में एक छोटा छिद्र कमरे के बाहर की वस्तुओं का कमरे के सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, इसका कारण है। तो प्रकाश की किरण का छिद्र में प्रवेश के पश्चात पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन बी है प्रकाश का ऋतु रेखीय संचरण, और ऑप्शन सी है छिद्र का उत्तल लेंस के रूप में कार्य करना, और ऑप्शन डी है कार्य करना। तो देखिए इसका सही आंसर है कि जो है कमरे का अगर कमरे को जो है चारों तरफ से अगर बंद कर दिया जाता है और उसके खिड़की में जो है एक छोटा सा छिद्र कर दिया जाता है, तो सामने की दीवार पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। इसका कारण ये है कि जो है प्रकाश का उस समय रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है, यानी कि जो ऋतु रेखीय संचरण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। तो अब देखेंगे हम लोग 66वां नंबर क्वेश्चन, इस सीरीज का जो है 16वां नंबर क्वेश्चन। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो उसका जो है कोरोना वाला पार्ट दिखाई देता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण जो है आपका पर्दे पर, समतल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब, वो तो पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकता है, तो वो आपका आभासी हो गया। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, वापस से आते हैं हम लोग किरीट वाला यानी कोरोना वाला पे। कोरोना वाला क्या होता है, देखो सूर्य जो है ना, इसके जो है चारों तरफ के ये जो भाग होते हैं ना, जो कि आपका जो है सबसे बाहरी जो भाग होता है सूर्य का, उसी को हम लोग कोरोना बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को जो ध्यान रखना। वैसे अभी जो है ना कोरोना एक वायरस जो है चला हुआ है, इसका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, उसके चारों तरफ कांटा कांटा सा रहता है, ठीक है ना। तो उसी से याद कीजिएगा, सूर्य के चारों तरफ जो आपका भाग रहता है ना, सबसे बाहर का जो परत रहता है ना, उसी को बोलते हैं लोग कोरोना या किरीट। तो वही भाग जो हमें दिखाई देता है। ये तो पूरा का अंदर का जो पूरा भाग तो सूर्य का ढक जाता है ना, पूरा सूर्य ग्रहण जब लगता है, तो इसलिए उसका कोरोना वाला पार्ट दिखाई देता है। मैंने शॉर्ट में ही बताया था, अब डीप में बता दिया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग 68वां नंबर क्वेश्चन। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो ये जो है आपका आधा होना चाहिए होता है। व्यक्ति का पूरा अगर लंबाई मतलब जितना आपका लंबाई है ना, अगर चाहते हो कि आप जो है किसी समतल दर्पण में, मतलब किसी दर्पण में जो है अपना पूरा प्रतिबिंब देख सको समतल दर्पण में, तो फिर आपको जो शीशा है ना, यानी कि जो आपका समतल दर्पण है, उसका लंबाई आपके शरीर का जो है लगभग आधा होना चाहिए कम से कम। इसके बाद देखते हैं, यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर सेकेंड प्रति सेकंड के वेग से जा रहे हों, तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस वेग से आएगा। तो ये देखिए आप जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो है ना एक समतल दर्पण है, थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। ये आपका जो है आप जा रहे हैं, ठीक है, ये समतल दर्पण है।
तो आप जब 10 के स्पीड से जा रहे हो तो आप तो समतल दर्पण के अनुसार जा रहे हो और इधर से आपका प्रतिबिंब भी आपका आपके तरफ में आ रहा है। चूँकि जितना हम जो है समतल दर्पण में क्या होता है, जितना दूर अब वस्तु रहता है उतना ही दूरी पीछे जो है आपका प्रतिबिंब बनता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये जो वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक है? इतना डिस्टेंस से बनेगा। तो इससे क्या होगा, आपका जितना ही ज़्यादा आप इधर जा रहे हैं 10 के स्पीड से, तो 10 के स्पीड से ये प्रतिबिंब भी आ रहा है। ठीक है? तो कुल डिस्टेंस अगर 1 सेकंड में बात करेंगे तो कितना कम हो जाएगा? 10 सेकंड 10 से मी सेंटीमीटर इधर से और 10 सेंटीमीटर इधर से, यानी 20 सेंटीमीटर। तो इसलिए जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर प्रतिबिंब आपकी तरफ में आ रहा है। अगर शीशा का पूछता ना तो शीशा हो जाता है 10 ही। आप जब 10 के स्पीड से जा रहे हो शीशा की तरफ में, तो शीशा भी आपकी तरफ में आएगा 10 के स्पीड से, लेकिन जो प्रतिबिंब होगा ये डबल स्पीड से आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, कमरे की अगल-बगल की 2 दीवारों पर समतल दर्पण लगे हैं और आप कमरे में हो तो आपको दिखाई देने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा? तो देखिए इसका ना फ़ॉर्मूला होता है। अब इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है मैं लिखवा देता हूँ। देखिए n मतलब नंबर ऑफ इमेजेस, तो n इक्वल टू फ़ॉर्मूला होता है आपका 360 बट्टे थीटा, ठीक है? ये आपका जो है फ़ॉर्मूला हो गया और माइनस 1 होता है, चलिए, ये हो गया आपका अब फ़ॉर्मूला, ठीक है? तो इसी पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बताया गया, अगल-बगल की दीवारों पर जो है समतल लगा हुआ है, तो ये दोनों पैरेलल है। जब पैरेलल लगा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में थीटा कितना बनेगा? तो 0 डिग्री बनेगा। तो इस फ़ॉर्मूले को हम लोग रख देखते हैं कितना आंसर आ जाता है। तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 360 और नीचे आपका जो है थीटा की जगह पे हो जाएगा 0 और नीचे में जब 0 होता है, तो ये अनडिफाइंड यानी कि जो है इनफाइनाइट हो जाता है। ये हो गया आपका माइनस, तो यहाँ पे इनफाइनाइट -1 यानी कि जो है आपका लगभग ये भी आपका इनफाइनाइट ही हो गया आंसर। तो ये अनगिनत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन-सा होगा? वास्तविक जो है हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है, ठीक है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन-सा जो है दर्पण लगेगा। समतल दर्पण लगेगा कि अवतल दर्पण लगेगा या उत्तल दर्पण लगेगा या फिर कोई भी दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। वास्तविक आपको जो है क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बनाना है तो आपको अवतल दर्पण लेना पड़ेगा और नॉर्मली ये जो है आपने देखा होगा औजार बॉक्स में, जो मतलब कि ज्योमेट्री जो बॉक्स होता है ना, इसमें आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये जो है आपका हालाँकि ये तो लेंस हो गया, ठीक है? तो इसका दूसरा तरीका है ना कि अवतल दर्पण आप देखना चाहते हैं, तो अवतल दर्पण आप लोग देख सकते हैं, जो हजामती दर्पण के रूप में यूज़ किया जाता है वहाँ पर। ये तो आपका लेंस में बताने चला था, लेकिन लेंस का यहाँ पे नहीं पढ़ाई हो रहा है, यहाँ पे दर्पण की बात हो रहा है। तो अवतल दर्पण जो है ना, ये मिरर के रूप में यूज़ किया जा मिरर नहीं क्या बोलते हैं, हजामत के रूप में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, हजामती दर्पण के रूप में, चूँकि ये बड़ा करके दिखाता है। इसके बाद हम देखेंगे दंत चिकित्सक का दर्पण। तो दंत चिकित्सक का जो दर्पण होता है, ये आपका जो है अवतल दर्पण होता है। इसका आंसर नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि दंत चिकित्सक जो होते हैं, वो इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है? वैसे अगर अवतल दर्पण की बात की जाए तो अवतल दर्पण का बहुत सारे जगहों पर जो इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपका जो है ये सोलर कुकर में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है हजामती दर्पण के रूप में अभी जो मैंने बताया था, सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है, मोटर के हेडलाइट में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत सारे जगहों पे जो है यूज़ किया जाता है। ख़ास करके जो नाक कान जो है आपका नाक हो गया, कान हो गया, गला हो गया, दाँत हो गया, इन सब का जो चिकित्सक होते हैं ना, डॉक्टर होते हैं, वो सब इसका बहुत ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग 73वां नंबर क्वेश्चन जो कि है, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन-सा दर्पण लगा रहता है? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल दर्पण। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तल दर्पण लगा रहता है ताकि जो है ये छोटा प्रतिबिंब दिखाएगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा दूरी तक के जो है वस्तुओं को, मतलब गाड़ियों को हम लोग देख सकते हैं। मतलब काफ़ी चौड़ाई में हम लोग गाड़ियों को देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम चल रहे हैं तो इसके बगल में जो है कहाँ-कहाँ गाड़ी है वो सारा जो है छोटा-छोटा प्रतिबिंब करके ये साइड में दिखा देता है अवतल दर्पण। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, कार के हेड लैंप में प्रयुक्त होता है।
ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी गोलीय दर्पण और ऑप्शन सी गोलीय अवतल दर्पण और ऑप्शन डी है परवलयिक यानी कि पैराबोलिक जिसको बोलते हैं हम लोग परवलयिक अवतल दर्पण। ठीक है? तो ये 4 ऑप्शन में जो है बताना है कि कौन-सा सही है। कार के हेड लैम्प में कौन-सा जो है दर्पण लगा रहता है? तो इसमें आपका हो जाएगा परवलयिक अवतल दर्पण लगा रहता है। ठीक है? चूँकि हेड लैम्प का बात किया जा रहा है जो कि आगे की तरफ में जो है लाइट के रूप में जलता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का तली की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है या जल की सतह की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है या फिर टेढ़ा-मेढ़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है या फिर जो है नीचे की ओर वक्र दिखाई देता है। तो देखिए जल का जो सतह होता है ना यहीं पर ये मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका अपवर्तन। इसका कारण है अपवर्तन, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना अपवर्तन में कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या है जल से में आंशिक रूप से तिरछी डूबी हुई पेंसिल, तो हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर जो है ग्लास ले लिए और ग्लास में जो है हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर जो है पानी रख लिया, यहाँ से जो है आपका ये पानी होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब हम पेंसिल को डालेंगे ना, तो यहाँ पर जो है ये आपका तिरछा आपका जो है मुड़ा हुआ प्रतीत हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से जो हमें मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। इसके पीछे कारण यही है कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में आपका जब वस्तु जाता है तो इससे क्या होता है कि कुछ अपने जो है रास्ते से प्रकाश की किरणें जो है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसीलिए जो हमें ये टेढ़ा दिखाई देता है, जल के सतह पर जो आपका मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है 25 क्वेश्चन देखे जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया और आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।